नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग की चाल का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे, साथ में उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग होती कौन सी है। देखिए, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर हम जो तरंगे हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्घ्य तरंगे। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करें तो उन तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। चलिए, यहां पर मैं अनुप्रस्थ तरंग को आपको दिखा देता हूं। यह हमारे पास में है माध्यम के कण, ये हमारे पास में माध्यम के कणों को मैंने इस तरीके से दिखाया है। क्लियर? अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि ये माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यहां वाला जो माध्यम का कण है वो यहां आ जाए, इस तरीके से यदि माध्यम के कण कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ऐसी तरंग क्या कहलाती है? तो देखिए, यहां वाला तरंग इधर संचरित हो रही है, जबकि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इस प्रकार की तरंग को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं अनुप्रस्थ तरंग के वेग की। तो देखिए, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि जो अनुप्रस्थ तरंग है वो जैसे किसी डोरी में क्रिएट हो सकती है, किसी डोरी में उत्पन्न हो सकती है। तो जैसे ये हमारे पास में एक डोरी ही है, और वो जो डोरी है वो दृढ़ आधार से जुड़ी हुई है, इस तरीके से दृढ़ आधार से जुड़ी हुई है। क्लियर? तो यहां पर हम कि इस डोरी के अंदर जो तरंग उत्पन्न हुई है उस तरंग की वेलोसिटी क्या होगी, उसका व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहां पर जो टॉपिक है ना कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल, इसके स्थान पर आप ये भी ले सकते हैं कि डोरी में उत्पन्न तरंग की चाल, क्योंकि डोरी में जो तरंग उत्पन्न होगी वो अनुप्रस्थ तरंग ही होगी। तो दोनों एक ही बात है। चलिए, यहां पर हम व्यंजक आपके सामने रख देते हैं। वैसे मैं सीधा एक बार तो आपके सामने फॉर्मूला रख देता हूं। अनुप्रस्थ तरंग का जो वेग या चाल होती है वो अंडर में T/m होती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल, तो जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल है वो अंडर में T/m के इक्वल होती है। जो T है वो डोरी में तनाव, और स्मॉल m है वो है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। आपके पास में डोरी है और डोरी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है स्मॉल m। जो T है वो है डोरी में तनाव। क्लियर? चलिए, इसे समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए, वैसे कंपटीशन एग्जाम में तो फॉर्मूला सीधा ही यूज में लेना होता है, उसकी व्युत्पत्ति आपको नहीं करनी होती। मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं। मैं इस तरंग का एक छोटा सा हिस्सा यहां से ले लेता हूं। ये यहां से लेकर यहां से हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, लंबाई डेल्टा एल है और द्रव्यमान डेल्टा एम है। क्लियर? ये हमने इस डोरी का एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है। इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। समझने के हिसाब से हम क्या कर दें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि ये इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो डेल्टा एल है। ये इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, ये डोरी का एक हिस्सा है। क्लियर? अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये एक चाप है, छोटा सा चाप है,
और इस चाप का जो केंद्र है वो यहां पर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी त्रिज्या के इक्वल होगी। r से हम इसको पुट कर सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये मैंने एक क्षैतिज रेखा खींची है। क्षैतिज रेखा के साथ में यदि यहां से हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो एंगल है वो है थीटा। ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा। तो इसके सामने वाला ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। और इस डोरी के इस बिंदु के ऊपर इधर तनाव लग रहा है कैपिटल टी। तनाव कितना काम कर रहा है? कैपिटल टी। ये एंगल यहां पर थीटा है। ठीक उसी प्रकार से इधर भी एक तनाव टी काम कर रहा है। ये एंगल यदि थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो इस टी को हम दो घटकों में तोड़ देते हैं। यहां पर इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा टी कोस थीटा और इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा टी साइन थीटा। इसी प्रकार से यहां पर भी इसको भी हम दो घटकों में तोड़ देते हैं। ये हमारे पास में घटक हो गया टी कोस थीटा और इस डायरेक्शन में घटक हो गया टी साइन थीटा। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो टी कोस थीटा है वो इस डायरेक्शन में टी कोस थीटा इस बिंदु के पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो जो क्षैतिज घटक हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक है यहां पर, ये यहां पर है टी साइन थीटा और इधर भी क्या है? टी साइन थीटा। और ये जो टी साइन थीटा है वो ही इसको मूल बिंदु की ओर लाने का प्रयास करते हैं। या यहां पर ये हम समझ सकते हैं कि ये जो चाप वाला भाग है इसके केंद्र की ओर एक बल लगता है और जब वो केंद्र की ओर बल लगता है तो उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पर ये जो टी कोस थीटा, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दोनों मिलकर क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक अभिकेंद्रीय बल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2t साइन थीटा और ये जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल जो कि mv² अपॉन में r के इक्वल होगा। तो m यहां पर इस चाप का जो द्रव्यमान है वो है डेल्टा m v² डोरी का जो वेग बट्टे में r इसकी त्रिज्या। अब देखो ये जब थीटा बहुत छोटा होता है तो उसको हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? नियरली इक्वल टू थीटा पुट कर सकते हैं। देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2t थीटा इक्वल टू डेल्टा m इंटू v² बट्टे में कैपिटल r। और देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे 2 थीटा, यदि ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की वो काफी छोटी है और थीटा का जो मान है वो भी काफी छोटा है। ये समझने के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये इस बिंदु के ऊपर अंतरित जो कोण है वो है 2 थीटा। तो कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। तो चाप है डेल्टा एल और त्रिज्या है कैपिटल आर। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 2 थीटा की जगह में क्या लिख दूं? कोण बराबर हम चाप जो कि डेल्टा एल बट्टे में त्रिज्या बराबर डेल्टा एम इंटू v² बट्टे में r। तो r से यहां से r कैंसिल हो जाएगा। t बराबर डेल्टा m अपॉन में डेल्टा l इंटू v²। तो देखिए यहां से क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास में? यह है अल्पांश का द्रव्यमान बट्टे में अल्पांश की लंबाई। तो द्रव्यमान बट्टे में लंबाई को हम स्मॉल m से यहां पर पुट करने वाले हैं और ये जो स्मॉल m है वो है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो अल्पांश का द्रव्यमान बट्टे में अल्पांश की लंबाई, ये स्मॉल m है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसको आप दिमाग में फिट बिठा लेंगे। ये केवल द्रव्यमान नहीं है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो यहां से हम क्या लिख दें? v² बराबर हम पुट कर देंगे t/m और यही फॉर्मूला हमने यहां। तो विद्यार्थियों हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र आ गया है v बराबर √ में t/m। अब यहां पर हम अलग अलग स्थितियों के अंदर जो चाल का सूत्र है वो क्या हो जाएगा वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि यदि हम जो डोरी है उसको घिरनी से होते हुए यदि कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड से लटका दे तो जो चाल है वो क्या हो जाएगी? चलिए पहली कंडीशन देखिए
कि हमारे पास में इस तरीके से एक दृढ़ आधार है, समझ लीजिए, और इस दृढ़ आधार से हमने एक डोरी को बांधा है और इस डोरी को हमने इस तरीके से एक घिरनी से होते हुए, ये यहाँ पर एक घिरनी है, घिरनी से होते हुए कैपिटल एम द्रव्यमान से इसको लटका दिया है। ये जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल एम। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है एल। देन यहां से आप ध्यान देंगे कि इस डोरी के अंदर एक तरंग इस तरीके से उत्पन्न होती है। ये जो तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है और इस अनुप्रस्थ तरंग की चाल ही हमें ज्ञात करनी है। देखिए इस डोरी के अंदर जो तनाव उत्पन्न होगा, ये यहां पर तनाव है, इसमें भी तनाव इतना ही उत्पन्न हो रहा है, तो जो तनाव है वो एम जी के इक्वल पुट किया जा सकता है। तो यहां पर जो तनाव है इस स्थिति में समझें तो वो एम जी के बराबर है। एम यहां पर ये जो कैपिटल एम है वो इस डोरी से लटकाया गया द्रव्यमान है, स्मॉल एम है वो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। देन यहां से डोरी की चाल, अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडररूट में t की जगह हम क्या रख दें, एम जी पुट कर दें, तो एम जी बट्टे में स्मॉल एम हमारे को मिल गया है। क्लियर। अब यदि मैं यहां पर बात करूं कि यदि हम इस पिंड को किसी सिग्मा घनत्व वाले तरल में डुबो दें, सिग्मा घनत्व वाले तरल में डुबो दें, देन यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान देंगे। अगली जो स्थिति है उसे आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में दृढ़ आधार है, ये हमने एक डोरी ली है और इस डोरी को हमने घिरनी से होते हुए, ये जो घिरनी है वो भी एक दृढ़ आधार से लटकी हुई है, इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, इसको कैपिटल एम द्रव्यमान से लटका दिया है और इस कैपिटल एम द्रव्यमान को हम सिग्मा घनत्व वाले द्रव में रख देते हैं। ध्यान देंगे, ये जो आप देख रहे हैं तरल, इसका घनत्व है सिग्मा और ये जो आप मेटर लेकर चल रहे हैं इसका घनत्व है रो। तो सिग्मा घनत्व वाले द्रव में रो घनत्व वाले मेटर को हमने डोरी से होते हुए लटका दिया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक्चुअल में इस पिंड पर लगने वाला जो बल है वो चेंज हो जाएगा, बल की वैल्यू बदल जाएगी। बल की वैल्यू क्या रह जाएगी वो आप देखिए, यहां से ये जो डोरी है इसमें इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, इसकी जो लंबाई है वो है एल, लंबाई कितनी है एल। देन यहां से आप ध्यान देंगे T बराबर एम बट्टे में जी 1 माइनस सिग्मा बट्टे में रो, ये तनाव रह जाएगा क्योंकि इस पर नीचे की ओर तो क्या लग रहा है, एम जी काम कर रहा है और जो फाइनली जो तनाव है उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करेगा जो कि पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। फाइनली जो तनाव होगा वो होगा एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। देन इसमें अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है वो क्या रह जाएगी, अंडररूट में t बाई स्मॉल एम, टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल एम इंटू जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन में रो बट्टे में स्मॉल एम, बट्टे में स्मॉल एम, ये हम पुट कर देंगे। क्लियर। एक कंडीशन हम और रख देते हैं आपके सामने, ये हमारे पास में एक दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से हमने ये एक डोरी कनेक्ट की है, ठीक है। इस डोरी की जो लंबाई है वो हमारे पास में है एल, डोरी की लंबाई कितनी है एल है और इसमें इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो रही है। यह हमने एक इसमें उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंग को दिखाया है। क्लियर, यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर देखें आप कि इस डोरी के दोनों सिरों का जो तापांतर है, ताप में अंतर है, यदि यहां का ताप थीटा
तो यहां का ताप है थीटा प्लस डेल्टा। थीटा में बात करूं तापांतर की, तो ताप में जो अंतर है वो है डेल्टा थीटा। तापांतर कितना है? डेल्टा थीटा के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर इस डोरी में उत्पन्न जो अनुप्रस्थ तरंग है उसकी चाल क्या हो जाएगी, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इस डोरी के अंदर जो तनाव है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसे आप समझें। हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के टर्म्स में इसको हम पुट करने वाले हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है, देखो ध्यान देना, बल बट्टे में क्षेत्रफल, ये डोरी का क्षेत्रफल है, बट्टे में डेल्टा एल अपॉन में एल, ये है प्रतिबल, ये है विकृति। और देखिए प्रतिबल बट्टे में विकृति को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको भी आप समझ लीजिए, टी ए यहां पर बट्टे में आ जाएगा। और विकृति देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है L बराबर L01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है रेखीय प्रसार गुणांक के लिए। जो अल्फा है वो रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार के लिए ऐसा होता है, प्रारंभिक लंबाई L0 है। देखो इस L0 को इधर गुणा करके हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस L0, इधर गुणा किया, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस में L0, L0 इधर भी गुणा हुआ, उसको मैं बट्टे में ले आता हूं, तो L0 माइनस L0 ये तो हो गया डेल्टा L बट्टे में L। तो ये हमारे पास में आ गया है अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां पर इसके स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा डेल्टा थीटा। तो तनाव क्या आ जाएगा यहां से, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा हम यहां पर तनाव को पुट कर सकते हैं। देन यहां से फाइनली जो हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है वो क्या निकल कर आने वाली है, देखिए समझिए, v बराबर अंडररूट में ये निकल कर आएगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन स्मॉल m, ये हमें मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, y जो आपने डोरी ली है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अल्फा उसका रेखीय प्रसार गुणांक, डेल्टा थीटा उसकी डोरी के सिरों पर तापांतर, और स्मॉल m है प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके डोरी का घनत्व यदि रो दे रखा हो, डोरी का घनत्व कितना दे रखा हो, रो दे रखा हो या डी दे रखा हो। जैसे में डोरी का जो घनत्व है, ये जो स्मॉल m है वो तो क्या है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। क्लियर? और यहां से आप ध्यान दें, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, मैं इस द्रव्यमान को क्या लिख सकता हूं, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान बट्टे में लंबाई, द्रव्यमान बट्टे में इसको हम लंबाई पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो द्रव्यमान को हम आयतन इंटू घनत्व ऐसे पुट कर सकते हैं, और आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो घनत्व को हम d से पुट करेंगे, यहां पर किससे पुट करेंगे, d। तो आयतन को हम a इंटू एल, तो यहां से l से l कैंसिल हो गया, a इंटू डी या d इसको हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, देखिए अंडररूट में t बट्टे में डी ए। और यदि मान लीजिए कि डोरी है उसकी रेडियस स्मॉल r की टर्म्स में आपको दे रखी हो, तब यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडररूट में t बट्टे में d इंटू में पाई r स्क्वायर। तो ये अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग तरीके से हमने इसको दिखाया है। जो मेन जो फॉर्मूला है अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग की जो डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग है उसकी चाल का फॉर्मूला वो है अंडररूट में t/m। तो यहां से हमने अलग अलग फॉर्म में इनको दिखाया है। ठीक है, अब इन पर आधारित अनुप्रस्थ तरंग की चाल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लेते हैं, पहले उनको सोल्व करेंगे फिर अनुदैर्ध्य तरंग की ओर बढ़ेंगे। देखिए एक एक करके इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि स्टील से बना 1.5 मीटर लंबा एक तार है, इसमें तनाव 1.0% की प्रत्यास्थ विकृति उत्पन्न करता है, तो तार में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी। हमें स्टील का घनत्व दे रखा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी दे रखा है, लंबाई दे रखी है,
विकृति दे रखी है, डेल्टा एल अपॉन में एल, ये हमें दे रखी है 1%। क्लियर। चलिए, तो यहां से अनुप्रस्थ तरंग की चाल का जो सूत्र है v बराबर होता है अंडररूट में t/m, ये होता है हमारे पास में। और इस m को हम क्या लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू डोरी का घनत्व d, या यहां पर तार है तो तार का घनत्व आ जाएगा d। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए t अपॉन में a, या यहां पर इसको πr² लिख दीजिए, एक ही बात है। तो बट्टे में d। अब यहां पर आप ध्यान देंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, मतलब प्रतिबल बट्टे में विकृति, तो डेल्टा एल अपॉन में एल। तो इस TA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान दें, T अपॉन में A की जगह हम लिख सकते हैं y इंटू में डेल्टा एल बट्टे में एल बट्टे में d। तो इन सब की यहां पर वैल्यू में पुट कर देता हूं। y का जो मान हमारे पास में है, क्वेश्चन में दे रखा है 2.2 गुण 10 की घात 11, और जो विकृति है वो हमें 1% दे रखी है, तो 1% का मतलब हो गया 1/100, और d का मान हमें यहां पर घनत्व दे रखा है 7.3 गुण 10 की घात 3, और ये सब कुछ अंडररूट में है। देन यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडररूट में 2.2 बट्टे में 7.3 गुणा, देखो 10 की घात 3 और 2 5 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस में 5 हो जाएगी, प्लस में कितनी रह गई हमारे पास में 6 रह गई है, और 6 का अंडररूट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, ये अंडररूट यहीं तक है 3 आ जाएगा, और यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 5.49 गुण 10 की घात 2 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि तांबे का एक तार है, दोनों सिरों पर दृढ़ आधारों से बंधा है। जब ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तब तार पर कोई तनाव नहीं है, और 10 सेंटीग्रेड पर तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी। तांबे के लिए हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है, तांबे की डेंसिटी भी हमें दे रखी है। चलिए, हमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात करनी है, और ये वाला जो फॉर्मूला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तापांतर, घनत्व, इनकी टर्म्स में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, तो वो देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसी फॉर्मूले को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को ही हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या था, y अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन स्मॉल d। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि ये तो y अपॉन d तो है, डेल्टा एल अपॉन में एल के स्थान पर हम अल्फा डेल्टा थीटा पुट कर सकते हैं। चलिए एक बार इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। y का जो मान है वो कितना है, 1.3 गुण 10 की घात 11, अल्फा का जो मान है वो है 1.7 गुण 10 की घात -5, डेल्टा थीटा ताप में अंतर, ताप में अंतर। देखिए थोड़ा क्वेश्चन में यहां 30 डिग्री और 10 डिग्री, तो यहां पर तापांतर आ जाएगा 20, तापांतर कितना आ जाएगा 20, और घनत्व हमें 1.3 गुण 10 की घात 11 दे रखा है, तो ये यहां से कैंसिल हो गया। सॉरी, जो डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी। चलिए मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूं। डेंसिटी है वो हमारे को दे रखी है 9 गुणा 10 की घात 3, 9 गुणा 10 की घात 3। चलिए इसको क्लियर करें, करेक्ट करें, 9 गुणा 10 की घात 3, तो 9 गुणा 10 की घात 3, और देखिए यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो इसका फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सूत्र ज्ञात करेंगे, फिर उसके पश्चात उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। जो ध्वनि तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती है। तो ध्वनि तरंगों की चाल का सूत्र यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ध्वनि तरंग की चाल का मान हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं।
पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो होती क्या है, किस प्रकार की होगी। तो देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने यहां पर माध्यम के कणों को दिखा देता हूं। ये हमारे पास में माध्यम के कण हैं, क्लियर। और जब अनुदैर्ध्य तरंग इस माध्यम में से संचरित होती है तो तरंगे हैं वो संपीड़न तथा विरलन क्रिएट करती है। जो माध्यम के कण हैं वो कहीं कहीं पर बिल्कुल पास में आ जाएंगे, कहीं कहीं पर बिल्कुल दूर चले जाएंगे, फिर पास में आ जाएंगे, फिर दूर चले जाएंगे, फिर बिल्कुल पास में आ जाएंगे, फिर ऐसे दूर चले जाएंगे। ऐसे ये तो है संपीड़न। यहां पर क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है। फिर ये भी संपीड़न है और ये भी संपीड़न है, जबकि यहां पर ये है विरलन। तो संपीड़न तथा विरलन के रूप में ये तरंग आगे संचरित होगी। संपीड़न तथा विरलन के रूप में तरंग का संचरण होने वाला है, क्लियर। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिशी कंपन करते हैं, आगे या पीछे गति करेंगे। हम आपको बता दें कि जो माध्यम के कण है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, चाहे वो अनुप्रस्थ तरंग हो चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंग हो। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग के अंदर माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश आगे पीछे इर्द गिर्द गति करते हैं। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया यहां तक। अब ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो किसमें क्रिएट होती है, तो जैसे इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है ध्वनि तरंग। और देखिए ध्वनि तरंग ही हम लेकर चल रहे हैं या अनुदैर्ध्य तरंग लेकर चल रहे हैं, एक ही बात है। अब यहां पर हम इसके फॉर्मूले की व्युत्पत्ति नहीं देखने वाले, मैं आपको सीधा ही बता देता हूं कि यदि कोई प्रत्यास्थ माध्यम है, माध्यम कैसा होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए। और प्रत्यास्थ माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य की जगह आप ले सकते हैं ध्वनि तरंग भी। अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, तो देखिए इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है, V बराबर अंडरूट में माध्यम की प्रत्यास्थता। अंडरूट में क्या है, माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता बट्टे में माध्यम का घनत्व है। माध्यम का घनत्व, माध्यम की जो प्रत्यास्थता है इसको हम E से पुट करते हैं, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, और डेंसिटी को हम रो से पुट करते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें मिल चुका है, अंडरूट में E बट्टे में रो, अंडरूट में E बट्टे में रो हमें प्राप्त हो गया है। क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हम अलग अलग माध्यमों के लिए ये जो फॉर्मूला है वो अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूं ठोसों में। यदि कोई माध्यम कैसा है, ठोस है, और उसमें मैं अनुदैर्ध्य तरंग की चाल की बात करूं तो जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल रख दिया जाएगा। जो प्रत्यास्थता गुणांक E है उसको हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y के इक्वल पुट कर देंगे। तो चाल क्या हो जाएगी, V बराबर अंडरूट में Y अपॉन में रो रह जाएगी। V बराबर क्या आ गया, अंडरूट में Y अपॉन में रो। फिर मैं बात करता हूं द्रव गैसों में। द्रव गैसों के अंदर E के स्थान पर हम B पुट करेंगे, जो कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, क्लियर। तो द्रव गैसों के अंदर अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल है वो हो जाएगी अंडरूट में B बट्टे में रो, अंडरूट में B बट्टे में रो। ये जो B है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। क्लियर, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर कि ठोस, द्रव और गैस,
इन तीनों के लिए जो प्रत्यास्थता गुणांक है, ठोस सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होते हैं। ठोस क्या होते हैं? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होते हैं, और जो गैसें होती है सबसे कम प्रत्यास्थ होती है। तो चलिए ये लाइन मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। ठोस सर्वाधिक प्रत्यास्थ होते हैं, सर्वाधिक प्रत्यास्थ होते हैं, जबकि गैसें सबसे कम प्रत्यास्थ होती है, सबसे कम प्रत्यास्थ होती है। क्लियर? जो ठोस है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ होते हैं, जबकि गैसें सबसे कम प्रत्यास्थ होगी। देन यहां पर आप ध्यान देंगे, मैं बात करूं ठोसों का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो सर्वाधिक होगा, द्रव का प्रत्यास्थता गुणांक उससे कम होगा, और गैसों के लिए जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो सबसे कम होने वाला है। तो जिसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है उसमें, उस माध्यम में जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसकी चाल भी अधिक होगी। देखो यहां पर ई का मान ज्यादा, तो वी का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग है या जो ध्वनि की चाल है वो ठोसों में सर्वाधिक होती है। फिर मैं बात करूं द्रव की, तो द्रव में कम होगी, और गैसों में ध्वनि की जो चाल है वो सबसे कम होती है। क्लियर? इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। जैसे मैं बात करूं ठोस की, तो ठोस में यहां पर ले लेता हूं लोहा, तो लोहे के अंदर जो ध्वनि की चाल होती है वो 5000 मीटर प्रति सेकंड। बात करें द्रव में मैं ले लेता हूं यहां पर जल, तो जल के अंदर लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। फिर मैं बात करता हूं गैस, और गैसों के अंदर जो ध्वनि की चाल है वो 330 या 332 मीटर प्रति सेकंड। तो जो माध्यम जितना ज्यादा प्रत्यास्थ होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, जैसे बहुत बड़े ठोस है, पृथ्वी जैसे कोई ठोस पिंड है, तो उसमें जो अनुदैर्ध्य तरंग है उनकी चाल क्या होगी? वृहद पिंड ले लीजिए, या पृथ्वी में वृहद पिंड मतलब बहुत बड़ा पिंड, वृहद पिंड। और वृहद पिंड का एग्जाम्पल हम क्या लेकर चल रहे हैं? पृथ्वी। क्या लेकर चल रहे हैं? पृथ्वी लेकर चल रहे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या हो जाएगी? देखिए v बराबर अंडररूट में b, जो कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, प्लस में 4/3 नीटा, जो कि दृढ़ता गुणांक है, बट्टे में रो। देखो इसको, इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, हालांकि बहुत कम यूज में आता है। b यहां पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, नीटा दृढ़ता गुणांक, और रो उस माध्यम का घनत्व होता है। क्लियर? तो यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं इन सबको हटाता हूं, फिर मैं बात करूंगा न्यूटन सूत्र की। देखिए ध्वनि तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का एक सूत्र है, हालांकि वो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, उसमें थोड़ा संशोधन करके लाप्लास ने एकदम एग्जैक्ट सूत्र प्राप्त किया। चलिए एक बार इनको हटाते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे ध्वनि तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र। देखिए ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और वो संपीड़न तथा विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। न्यूटन ये कहते हैं कि संपीड़न के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो विरलन में खर्च हो जाती है। तो जो ध्वनि तरंगे संचरित होती है तो एक समतापीय परिघटना होती है, समतापीय प्रक्रम होता है, और समतापीय प्रक्रम के आधार पर उन्होंने ध्वनि तरंगों की चाल के लिए सूत्र प्रतिपादित किया। चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने जो बताया अभी उन चीजों को एकदम क्लियर कर लें। न्यूटन ने ये माना कि जो ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और ये ध्वनि तरंगे हैं वो संपीड़न तथा विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। जहां संपीड़न होता है वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, और विरलन में वो खर्च हो जाती है। तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उतनी की उतनी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। तो इस घटना में, इस परिघटना के दौरान ताप है वो नियत बना रहता है, समतापीय प्रक्रम होता है, और समतापीय प्रक्रम मानते हुए इन्होंने ध्वनि का एक सूत्र दिया, वही न्यूटन सूत्र कहलाता है। तो ध्वनि तरंगों का संचरण एक समतापीय परिघटना होती है। पहला इनका बिंदु क्या था?
कि ध्वनि तरंगों का संचरण, ध्वनि तरंगों का संचरण, ध्वनि तरंगों का संचरण एक समतापीय परिघटना है, समतापीय परिघटना है। और इसी के आधार पर इन्होंने देखिए कि जो हमारे पास में प्रत्यास्थता गुणांक होता है B, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसके स्थान पर इन्होंने P पुट कर दिया। क्या कर दिया? समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक जो B है, ये क्या है? चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, B बराबर समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, और समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक को हम ई थीटा से पुट करते हैं, बराबर हो जाएगा P, बराबर क्या हो जाएगा? P। क्लियर? देखिए B बराबर समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी प्रत्यास्थता वाले चैप्टर के अंदर। इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं? P के इक्वल रख सकते हैं। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा? V बराबर अंडररूट में B बट्टे में रो होता है गैसों में ध्वनि की चाल, और इसके स्थान पर हम P पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में न्यूटन का सूत्र प्राप्त हो गया है। इसमें हम P का मान, जो P है वो वायुमंडलीय दाब है, जो कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रो जो घनत्व 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। चलिए दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो देखिए P का जो मान है वो है 1.01 गुणा 10⁵, और रो का जो मान है वो है 1.29। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 280 मीटर प्रति सेकंड हमें ध्वनि की चाल प्राप्त होती है, जो कि वास्तविक चाल, जो प्रयोगों से प्राप्त जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रयोगों से प्राप्त ध्वनि की चाल, प्रयोगों से ध्वनि की चाल कितनी प्राप्त होती है? ध्वनि की चाल है वो है 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि न्यूटन वाले फॉर्मूले से प्राप्त जो चाल है उससे ज्यादा है। क्लियर? तो देखिए इन्होंने जो वैल्यू निकाली, थ्योरेटिकल रूप से इन्होंने वैल्यू निकाली, वो प्रायोगिक रूप से जो वैल्यू प्राप्त होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने संशोधन किया, जिसको हम लाप्लास संशोधन कहते हैं। तो देखिए लाप्लास संशोधन क्या है? लाप्लास ने ये कहा कि जो ध्वनि तरंगे हैं जब किसी माध्यम में संचरित होती है तो वो एक रुदोष्म प्रक्रम होता है, रुदोष्म परिघटना होती है। तो ध्वनि तरंगों का संचरण इन्होंने क्या माना? इनका जो मूल तत्व है वो है ध्वनि तरंगों का संचरण, ध्वनि तरंगों का संचरण एक रुदोष्म परिघटना है, एक रुदोष्म परिघटना माना। और जब रुदोष्म परिघटना माना तो देखिए B के स्थान पर हम रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक पुट करेंगे, रुदोष्म प्रत्यास्थता, और रुदोष्म प्रत्यास्थता को हम E∅ से पुट करते हैं, वो उसको तो हम लिख रहे हैं E थीटा से, और इसको हम लिखेंगे E∅ से। और देखिए ये जो E∅ है वो गामा P के बराबर होता है, गामा P के इक्वल होगा। क्लियर? देन यहां से क्या आ जाएगा? V बराबर अंडररूट में B बट्टे में रो, B के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे? E∅ पुट कर देंगे, तो E∅ बट्टे में रो, और यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? गामा P बट्टे में रो। क्लियर? तो देखिए इस स्थिति में जो ध्वनि की चाल है वो क्या आ जाएगी? ध्वनि की चाल। देन यहां से पुट कर दीजिए गामा की जो वैल्यू होती है ध्वनि वायु के लिए, वायु के लिए जो गामा है वो है रुदोष्म निष्पत्ति, जो कि 1.41 होती है, 1.4
1, तो 1.41 का अंडरूट, और अंडरूट में पी अपॉन में रो की वैल्यू हमने पहले ही निकाली है। जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 332 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाला है। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है लाप्लास संशोधन के पश्चात, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि ध्वनि की चाल का जो सूत्र है वो क्या होगा, तो v बराबर गामा पी अपॉन में रो आपको यूज में लेना है। क्लियर, या आपको लेकर चलना है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिखा जा सकता है, देखिए रो के स्थान पर हम द्रव्यमान बट्टे में आयतन पुट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, v बराबर गामा पी द्रव्यमान बट्टे में आयतन, और पीवी के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू आर टी पुट कर सकते हैं। तो म्यू आर टी बट्टे में स्मॉल एम, और स्मॉल एम बट्टे में म्यू है, इसको हम कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो गामा आर टी बट्टे में कैपिटल एम इसको पुट किया जा सकता है। तो अंडरूट में गामा आर टी अपॉन में कैपिटल एम इसको हम लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में ध्वनि की चाल का सूत्र आ गया है। चलिए एक रिलेशन में आपको बता देता हूं कि ध्वनि की चाल तथा वर्ग माध्य मूल चाल दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। उसके पश्चात ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। चलिए v बराबर है, ध्वनि की जो चाल है उसका फॉर्मूला हमारे पास में है अंडररूट में, ये इस फॉर्म में हम लिख दें, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लें, गामा आर टी अपॉन में कैपिटल एम, और वी आर एम एस हमारे पास में होता है अंडररूट में 3RT अपॉन में कैपिटल एम। इसको मैं दे दूं 1, इसको दे दूं समीकरण 2। समीकरण 2 के अंदर हम 1 का भाग लगा दें तो वी आर एम एस बट्टे में वी ध्वनि क्या हो जाएगा, हमारे को क्या मिल जाएगा, वी आर एम एस। तो यहां से अंडरूट 3 बट्टे में गामा प्राप्त हो जाएगा, अंडरूट 3 बट्टे में गामा। तो वी आर एम एस बराबर हमें मिल चुका है अंडरूट में 3 बट्टे में गामा इंटू वी ध्वनि मिल चुकी है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहां पर एक एक करके ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, एक एक करके सभी कारकों के बारे में जान लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दाब का प्रभाव। दाब से ध्वनि की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फॉर्मूले में आता है बट प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम किसका देख रहे हैं, प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे ध्वनि की चाल होती है अंडरूट में गामा पी अपॉन में रो, ये ध्वनि की चाल है। कायदा तो ये है कि भाई जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वी इंक्रीज होना चाहिए, ध्वनि की चाल इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो घनत्व भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस अनुपात में दाब बढ़ाओगे उसी अनुपात में घनत्व बढ़ जाएगा। नियत ताप पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने गामा आर टी अपॉन में कैपिटल एम लिखा। तो देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, टी यदि नियत है तो पी का वी पर कोई असर नहीं होता, पी का वी पर कोई असर नहीं होता है। क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं अगला जो इफेक्ट है हमारे पास में वो है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए देखिए यहां से इस फॉर्मूले से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो ताप है उसका वर्गमूल वेग के समानुपाती होता है। तो ध्वनि की चाल है वो ताप पर डिपेंड करती है। तो यहां से देखिए हमें और कौन कौन से रिजल्ट मिलने वाले हैं कि V1 बट्टे में V2 बराबर हम लिख सकते हैं अंडरूट में
T1 बट्टे में T2 पुट कर सकते हैं। ताप का इफेक्ट पड़ता है, ताप बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ जाएगी। क्लियर? यदि हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे 273 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको पुट किया जा सकता है। क्लियर? अब यदि हम यहां पर ले लें कि V बट्टे में V0, मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ध्वनि की चाल है, तो ये हो जाएगा 273 प्लस T बट्टे में सिर्फ 273 आ जाएगा, और 273 का जब आप भाग लगाएंगे यहां से तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस T बट्टे में 273 की घात 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस V बराबर हम लिख सकते हैं V0 1 प्लस T बट्टे में 273 की घात 1/2। और देखिए इस V0 को अंदर गुणा कर दें तो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखो यहां पर निकलकर बाहर आता है। V बराबर V0 प्लस 0.61 T डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऐसे बाहर निकल कर आता है। देखो क्यों ऐसा बाहर कैसे निकल कर आ गया कि V0 अंदर गुणा हो गया, V0 प्लस T ये ताप में डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो V0 का मान तो हमारे पास में देखो इसका विस्तार भी करेंगे। चलिए इसको समझाता हूं मैं कैसे आया, यहां से ये कैसे आया। तो V0 1 प्लस 1/2 T बट्टे में 273, उच्च घातों को हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया है। तो V बराबर V0 प्लस V0 T बट्टे में 2 गुणा 273, तो V0 प्लस V0 का मान हम 330 लेकर चले तो 330 के अंदर 2 का फिर 273 का भाग लगाएंगे तो 0.61 ही आने वाला है। तो ये हमें प्राप्त हो गया है। ये कैसे आया मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि मैं T का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं, T का मान कितना ले लूं मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो V का मान कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा V0 प्लस 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल है वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो ध्वनि की चाल है वो ताप से प्रभावित होती है। ताप को जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे ध्वनि की चाल भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अगला जो इफेक्ट हमारे पास में है घनत्व का प्रभाव। घनत्व का प्रभाव फॉर्मूले से ही स्पष्ट है कि जो घनत्व है उसके वर्गमूल के समानुपाती होता है। ध्वनि की चाल है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि जो ध्वनि की चाल है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो V समानुपाती 1/√ρ आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर हम बात करते हैं आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ने से जो वायु के पार्टिकल है, देखो मेरी बात को इसको क्लियर करें। आर्द्रता बढ़ने का मतलब क्या हुआ है? आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है? देखो ध्यान देना, इसको स्पष्ट कर लेना। आर्द्रता बढ़ने पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो द्रव में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? द्रव में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो गैस का जो घनत्व है वो घट रहा है। बढ़ने पर घनत्व घटता है। किसका घनत्व घट रहा है? गैस का। गैस का घनत्व घटता है। और जब गैस का घनत्व घटता है तो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, V बढ़ता है। V क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। फिर उसके पश्चात मैं बात करता हूं कि जो माध्यम की चाल है
उससे भी, माध्यम की चाल से भी ध्वनि का वेग प्रभावित होता है, ध्वनि के वेग में परिवर्तन आता है। माध्यम की चाल, अगला जो कारक है वो क्या है, माध्यम की चाल। तो देखिए यहां पर इसको भी समझें कि ये हमारे पास में कोई स्रोत है, इस तरीके से हमारे पास में कोई स्रोत है, ऐसे कोई स्रोत है, ध्वनि स्रोत, और यहां इधर जा रही है ध्वनि तरंग, और ये कोई व्यक्ति इसको सुनने वाला यहां खड़ा है। इसकी जो चाल है इस डायरेक्शन में वो है v, चाल कितनी है v, लेकिन माध्यम है वो इधर v वेग से गति कर रहा है, मतलब जैसे वायु है और वायु है वो इधर vm वेग से गति कर रही है, और ध्वनि की चाल से ये थीटा कोण पर है, ध्वनि से ये थीटा कोण पर माध्यम की वेलोसिटी है vm। तो इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा, vm cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पर इस व्यक्ति को प्राप्त होने वाली जो चाल है, परिणामी जो चाल है ध्वनि की चाल, तो कितनी प्राप्त होगी, v तो है ही, और इसमें vm cos थीटा और इंक्लूड हो जाएगा, v बराबर vm cos थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा, v बराबर vm v प्लस vm cos थीटा। क्लियर। तो चाल घट भी सकती है, यदि ऐसे होता, या ऐसे ध्वनि गति करती, तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से अधिक होती, और उस कंडीशन में माइनस का साइन होता, ध्वनि की चाल घट जाती है। तो माध्यम की चाल से ध्वनि की चाल प्रभावित होती है। इसके अलावा देखिए कुछ कारक, जैसे तरंग धैर्य है, मैं लैम्बडा से पुट कर देता हूं, तरंग धैर्य है, आवर्ती है, कला है, साथ में तारत्व है, गुणता है, इन सब से ध्वनि की चाल प्रभावित नहीं होती। कि यदि आप ध्वनि की तरंग धैर्य बदल दें या आवर्ती चेंज कर दें तो उसकी चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये थे कुछ कारक जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि अनुदैर्घ्य तरंग की चाल या ध्वनि तरंग की चाल पर आधारित हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए कि किसी निश्चित ताप पर नियोन तथा जलवाष्प में ध्वनि की चालों के अनुपात की गणना कीजिए, जबकि हमें नियोन के लिए इसका जो अणुभार है, मोलर द्रव्यमान है, वो दे रखा है और जल का मोलर द्रव्यमान भी हमें दे रखा है। ध्वनि की चाल का जो सूत्र है वो देखिए V बराबर हमारे पास में होता है गामा आर टी अपॉन में कैपिटल M। तो यहां से हम पुट कर दें V नियोन, पहले हमें नियोन दे रखा है तो V नियोन बट्टे में V H2O। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो गामा बट्टे में M के अनुपात के बराबर होगा। तो गामा नियोन का बट्टे में कैपिटल M नियोन का, फिर इनटू में आ जाएगा हमारे पास में गामा H2O के लिए बट्टे में जो है वो ऊपर चला जाएगा यहां से H2O। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है, V बराबर गामा नियोन, एक परमाणु गैस है और एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान हो जाएगा 5 बट्टे में 3। फिर जल है तो जल के लिए देखिए ये एक मतलब जलवाष्प है, एक त्रिपरमाणु गैस है और त्रिपरमाणु गैस के लिए 9 बट्टे में 7, 9 बट्टे में 7। फिर H2O का जो अणुभार है वो हमें 1.8 गुणा 10 की घात -2 दे रखा है, और नियोन का जो अणुभार है वो 2.02 गुणा 10 की घात -2 दे रखा है। और जब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में फाइनल आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा, रेशियो हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस्पात का घनत्व 8 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2.88 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इस्पात की छड़ में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल क्या होगी। देखिए ठोस है और ठोस के अंदर
जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसकी चाल क्या होगी वो हम देख लेते हैं। v बराबर हमने देखा है E बट्टे में रो, और यहां पर आ जाएगा y बट्टे में रो, और y की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है 2.88 इंटू 10⁻11, और रो का जो मान है वो है 8 गुणा 10⁻3। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसमें भाग लगाइए 8 का, तो मैं एक जीरो यहां से ले लेता हूं, 28 में लगा देते हैं, तो 3 बार में 24 आ गया, फिर 4 8 तो 3.6, यहां से 10 घात रह गई, ऊपर जाएगी तो 7 घात रह जाएगी, तो गुणा 10⁻7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 गुणा 10⁻3, तो 6 गुणा 10⁻3 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जब किसी आदर्श गैस के ताप को 600 केल्विन से बढ़ा दिया जाता है तो गैस में ध्वनि का वेग अपने प्रारंभिक मान का √3 गुना हो जाता है, तो गैस का प्रारंभिक ताप क्या होगा। चलिए हम ऐसा सूत्र लेंगे जिसमें टेम्परेचर आए। तो देखिए ध्वनि की चाल का हमारे पास में एक फॉर्मूला है, v = में गामा RT अपॉन में कैपिटल M। देखिए और कुछ भी चेंज नहीं करे, केवल और केवल टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए अंतिम जो वेग है उसको मैं लिख दूं v2 से, तो जो v2 है वो है v का √3 गुणा, प्रारंभिक वाला जो वेग है उसका √3 गुणा है। प्रारंभिक जो ताप है वो हमें ज्ञात करना है, अंतिम जो तापमान है वो प्रारंभिक ताप में 600 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 या v2 अपॉन v1 निकाल लेते हैं। v2 अपॉन v1 बराबर √, में t2 अपॉन में t1, और ये आ गया हमारे पास में t2 की जो वैल्यू है वो है t1 + 600 बट्टे में t1। t1 हमें ज्ञात करना है, ये v2 कितना है √, में 3 v1। तो ये हमें देखिए यहां से क्या मिल जाएगा, t1 + 600 बट्टे में t1 का रूट, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे तो यहां से आ गया 3 को इस t1 से गुणा कर देंगे तो 3t1 बराबर t1 + 600, और यहां से t1 बराबर कितना आ जाएगा, 2t1 बराबर आ गया 600, और t1 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 300 केल्विन, और इसे आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन देखिए कि एक पहाड़ी के सामने खड़ा मनुष्य बंदूक चलाता है, वह 1.5 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनता है, तो मनुष्य से पहाड़ी की दूरी क्या होगी। कैसे है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, बंदूक चला रहा है, और जब वो बंदूक चलाता है तो आवाज एक पहाड़ी से टकरा कर जाती है, वापस आती है, तो 1.5 सेकंड बाद में अपनी प्रतिध्वनि वो सुन लेता है। तो दूरी कितनी होगी, तो जैसे अक्स दूरी जाते समय, अक्स दूरी आते समय, तो कुल जो दूरी है वो तो हो गई है 2x। कुल दूरी कितनी हो गई 2x, और दूरी बराबर चाल इंटू हम समय पुट कर देंगे, तो यहां से अक्स बराबर जो चाल है वो हमें ध्वनि की चाल 330 दे रखी है, समय 1.5 दे रखा है, बट्टे में 2, तो यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 हट जाएगा। क्लियर। इसको इससे गुणा कर दें, फिर 2 का भाग लगा दे। चले पहले गुणा कर लेते, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45 और 4 हो गया, ये हो गया बट्टे में 2, तो अक्स बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 247.5 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल देखी, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे, समझे, जाने। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम चर्चा करेंगे परगामी तरंगों के बारे में, कि परगामी तरंगें होती क्या है, उनसे रिलेटेड सभी संबंधित तथ्य हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।